गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप कि बढ़िया होंगे। घर पे मस्त एकदम खाना पीना चल रहा होगा, पढ़ाई से भी थोड़ा दूर होंगे, है ना? तो आप सबको पढ़ाई के नज़दीक लाने के लिए मैंने क्लासेस डालनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा या जो भी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक और किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन दोनों की मॉड्यूल आपके पास होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है, बड़ा आसान है, मैं लिंक अभी आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आईसीएआई से जाकर लिंक पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सीए की। आईसीएमआई वाले वहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब आईसीएमआई वालों को अगर सीए के क्वेश्चंस लगाने होंगे तो वो डाउनलोड करेंगे, सीए वालों को अगर आईसीएमआई के क्वेश्चंस लगाने होंगे तो वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। और अच्छी बात यह है कि ये फाउंडेशन और इंटर दोनों में है, फाउंडेशन में भी है और इंटर में भी है। और सीएमए वाले ध्यान से सुने, सीए फाउंडेशन में तो हर बार पूछता है, सीएमए वाले ध्यान से सुन ले। पिछली बार उनके यहाँ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार एनपीओ का क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है। और सीए वालों के यहाँ तो हर बार आता ही है फाउंडेशन में। क्लियर? क्या नाम है इस टॉपिक का सर जिसकी आप इतना गुणगान कर रहे हैं? उस टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। क्लास 11th 12th में पढ़ाया जाता है। पहले 11th में था, बाद में 12th में आ गया। जो आपने वहां पे पढ़ा है वही चीज यहाँ पे है, कुछ भी बदला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट कोई भी प्रिंसिपल कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम वही है। बस सर हमने 11th में पढ़ाई नहीं था, 12th में पढ़ाई नहीं की थी, किया होता तो फाउंडेशन क्यों कर रहा होता, फिर हम तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आईपीसीसी में पहुंचते। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन कमजोर है सर। अच्छा भाई ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, फिर आपके फाउंडेशन को मजबूत करता हूँ। एनपीओ क्या होता है? ये एनपीओ पहले हम इसके बारे में बात करें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उनके बारे में बात करनी है कि वो अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि भाई आप जब अकाउंटेंट बनोगे तो आप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट मेंटेन करोगे क्या? आप तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग, और आपको तो किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपको उसके अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो जब किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अकाउंट मेंटेन करने, तो आपको ये भी आना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अकाउंट मेंटेन करते हैं। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी बता दीजिए, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? आप खुद सोचिए, आपके हिसाब से कौन कौन से होंगे? मेरे हिसाब से स्कूल नंबर 1, ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी 2 कैटेगरी हो गई भाई, अब कुछ कुछ हॉस्पिटल प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल हैं, सेवा उनसे दूर हो गई। इस कोरोना में तो एक चीज आप जान लीजिए कि कोरोना में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल के नाम पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे था, और उसका नाम था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना होता और सब कुछ प्राइवेटाइज होता तो क्या हाल होता? वही हाल होता जो आज अमेरिका का है, जो आज इटली का है, स्पेन का है, सब कुछ प्राइवेटाइज। उनको अपने प्राइवेटाइजेशन पे गर्व था। इटली की 3rd रैंक थी, इंडिया की कोई पोजीशन, बड़ी लोवेस्ट पोजीशन थी हेल्थ सेक्टर में। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या कितनी मेहनत की अपने पेशेंटों को बचाने में, लेकिन पेशेंट ही उनके वैसे कि अगर मैं क्या बताऊं, अगर मैं कोई बात उठाऊंगा तो धार्मिक हो जाती है, फिर
छोड़िए, हटाइए उसको। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपके, ठीक है, एक्सेट्रा। एनजीओ वगैरह भी ले सकते हैं आप, कॉलेज वगैरह हो गया, लेकिन कॉलेज वगैरह भी तो प्रॉफिट कमाते हैं सर। किनको आप कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, कुछ ट्रस्ट के कॉलेज होते हैं जिनका प्रॉफिट मेकिंग मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे KKC सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ट्रस्ट के द्वारा मतलब एफिलिएटेड कॉलेज है, एसोसिएटेड है, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग है, फंडेड है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, ठीक है। अब जो बात आती है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? भाई एक बात बताओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास अगर कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ कैश रिसीव करता है, पेमेंट कर देता है कैश को रिसीव करता है और पेमेंट कर देता है, ठीक है, और कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं मतलब बनाता है, उसके यहाँ किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी नहीं होती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंटेन करता होगा? बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या खासियत है? खास बात ये है, मैंने आपको कैश बुक पढ़ाया हुआ है, इक्विवेलेंट टू कैश बुक। ये किसकी तरह होता है? कैश बुक की तरह, ठीक। दूसरा कौन सा? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं, और ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। अब बैलेंस शीट, जाहिर सी बात है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी एसेट्स भी होगी और उसकी लायबिलिटीज भी होगी, और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का आपको दिया है या है तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। क्लियर है? अब क्या कह रहा है भाई? अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का सोर्स क्या है? जब वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो उनके पास पैसा आता कहां से होगा? बेटा डोनेशन, बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं, क्लब वगैरह में एंट्रेंस फीस ली जाती है मोटी मोटी। लखनऊ में एक क्लब है, MB क्लब है, मुंबई में, महाराष्ट्र में एक क्लब है, जिमखाना क्लब है, वहाँ पे नॉर्मली ऐसे लोगों को थोड़ा ना एंट्री दे देते हैं कि हाँ ये जुनैद अहमद गए भैया एक टिकट दे दो हमें उस क्लब में जाना है, ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल होता है कि आप उनसे साइन करा के आइए, रिकमेंडेशन लेकर आइए, तब होगा। एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, उस मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, लाइफ मेंबरशिप फीस आर सम ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉन प्रॉफिट organization. These items have separate treatment, some being capitalized while other are treated as accrual basis. वो तो आगे की चीज है। इसमें से कौन से आइटम है जिनको आप कैपिटल ट्रीट करेंगे और किसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे? इंट्रोडक्शन में आपको बहुत बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। अब आता हूँ नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में मैंने बता दिया, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। किसकी तरह होता है? कैश बुक। अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। बस यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? विदाउट डेट कॉलम। कैश बुक में कौन सा कॉलम होता है? डेट का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा कॉलम नहीं होता है? डेट का। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडॉप्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न सच एज हॉस्पिटल, क्लब, सोसाइटी, टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा, क्योंकि ये कोई किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं, इनको छोड़कर कभी कभी करने लगते हैं। For presenting periodically the result of their working, it consists of a classified summary of cash, bank receipt and payment over a certain period, together with the cash balance at the beginning and close of the period. The receipt are entered on the left hand side. ये फॉर्मेट की बात कर रहा है, इतना आप जानते हो। क्या फीचर्स हैं? पॉइंट नंबर पहला, इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस लाइक कैश बुक। ऑल रिसिप्ट, कैपिटल और रेवेन्यू आर डेबिटेड. Similarly, all the expenditure, capital or revenue, are credited. It start with opening cash and bank balance and also end their closing balance. मतलब opening cash या बैंक से start होगा और closing भी उसी से होगा। Okay. अब क्या कह रहा है? It start with the opening and bank balance and also end with their closing balance. This account is usually
not a part of double entry system. ठीक है, it include all cash and bank receipt and payment whether they are related to current, past or future period. याद रखिएगा, चाहे वो करंट मतलब इसी साल का हो या पिछले साल का इस साल रिसीव हो रहा हो या फ्यूचर आने वाले साल का इस साल रिसीव हो गया हो। करंट ईयर में अगर आपका पास्ट पिछला रिसीव हुआ हो या आने वाला रिसीव हुआ हो, जो भी रिसीव होगा उसको हमें दिखाना है। हमें यहाँ पे हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब आउटस्टैंडिंग और एडवांस का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्या सर ये क्या है, आगे बताएंगे। वो एक मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट है कार्तिकेय, है ना, वो कार्तिकेय पांडे को सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे ही मैं कुछ बताता हूँ उसको तुरंत प्रॉब्लम। रीजन ये है उसके प्रॉब्लम होने का, बिकॉज साइंस नॉन कॉमर्स है, लेकिन घबराए ना वो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये यही मान के बता रहा हूँ कि ये एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को स्किप कर दिया, क्योंकि जब ये आगे आएगा तब मैं बात करूंगा। बस इतना याद रखना कि कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड, चाहे वो करंट ईयर से रिलेट कर रही हो, इस साल रिसीव हुई हो या इस महीने रिसीव हुई हो, पिछले साल की रिसीव रिलेट कर रही हो, इस महीने रिसीव हुई हो या सॉरी इस ईयर रिसीव हुई हो, या आने वाले साल से रिलेट कर रहे हो लेकिन इसी ईयर रिसीव हुई हो, मतलब करंट ईयर में ऐसे समझिए कि रिसिप्ट में दिखाएंगे, चाहे वो करंट का हो इस साल रिसीव हुआ हो, पास्ट का हो इस साल या प्रीवियस का हो इस साल रिसीव हुआ, फ्यूचर का हो इस साल रिसीव हुआ, उसको रिसिप्ट में हमें दिखा देना। रिसिप्ट या पेमेंट जो भी है। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम दिस अकाउंट। इस अकाउंट से आप सरप्लस नहीं बता सकते, बस क्लोजिंग ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश। Since it show only the cash and bank position, exclude all non cash item। ये depreciation वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि depreciation is a non cash expenditure। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है the receipt and payment for the Swaraj Club for the year ended March 31st 2016 were एंट्रेंस फीस 300 रिसिप्ट में डाल दो, मेंबरशिप फीस 3000 रिसीव में डाल दो, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन रिसीव में डाल दो, फूड स्टॉल सेल्स होगा ये 1200 रिसीव में डाल दो, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट, परचेज ऑफ फूड स्टू होगा भाई कुछ पेमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन पेमेंट, जर्नल एक्सपेंस पेमेंट में डाल दो, रेंट एंड टैक्स पेमेंट में डाल दो, बैंक चार्जेस पेमेंट में डाल दो, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 200 रुपीज, ओके, एंड मार्च 31st 350, यानी कि ये ओपनिंग कैश है और ये कौन सा कैश है, क्लोजिंग। ये ओपनिंग बैंक है और ये कौन सा बैंक है, क्लोजिंग, क्योंकि ये 1 अप्रैल का है, ये 31 मार्च का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखिए बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो ओपनिंग दिया हुआ था, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट में, मेंबरशिप फीस रिसिप्ट में, डोनेशन रिसिप्ट में, सेल ऑफ फूड स्टू रिसिप्ट में, पेमेंट में आ जाइए सैलरी एंड वेजेस पेमेंट में, परचेज ऑफ फूड स्टू पेमेंट में, क्लब पवेलियन एक्सपेंडिचर पेमेंट में, जनरल एक्सपेंस पेमेंट, रेंट एंड टैक्स पेमेंट, बैंक चार्जेस पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस जो है आपने नोट कर दिया। ठीक, अब आ गया ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या क्या लिमिटेशन है। पहली चीज तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट नहीं बताता, सिर्फ कैश की पोजीशन बता देता है कि शुरुआत में इतनी कैश थी और एंड में। नॉन कैश एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो ट्रूली जो है आपका प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, और करंट ईयर का एग्जैक्ट कैश नहीं बताएगा कि इस ईयर का जो हमारी, क्योंकि बताया ना मैंने पहले रिसिप्ट में सब कुछ इंक्लूड किया रहेगा, एज कंपेयर टू दोज इन बिजनेस डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द सरप्लस ऑफ द ईयर। वही बातें कर रहा है जो मैं आपको बताया, देख लीजिएगा आप एक बार, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। The income and expenditure account is equivalent to the profit and loss account of a business enterprises.
It is an account which is widely adopted by not for profit making concerned and it is prepared by following accrual principle. Only item, क्या कहता है प्रिंसिपल, आप देखिए, only item of revenue nature. पहले तो भाई प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा. यहाँ पे हम कौन से आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर. कैपिटल नेचर के आइटम को हम रिकॉर्ड नहीं करते. सर ये रेवेन्यू नेचर का आइटम और कैपिटल, जो एक्सपेंडिचर करेंट ईयर का हो और जिसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया गया हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. क्लियर. पर्टेनिंग to the period of account are included there in the preparation of the account, therefore require adjustment in relevant account of outstanding item. Accrual basis वही है, outstanding को हम क्या करते हैं, यानी कि जो बाकी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जो एडवांस या प्रीपेड है उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे. ठीक है. लेकिन हमने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या बताया, वहां पे ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं. जो मिला रिकॉर्ड करो, जो दिया पेमेंट में डाल दो. Non-profit organization registered under Section 8 of Company Act 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet. साफ कर दिया कि कौन कौन से NPO इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे. अब आइए भाई इसका भी देख लीजिए फीचर. इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट. It is a revenue account prepared at the end of accounting period for finding out the surplus or deficit of that period. It is prepared by matching expense against the revenue of that period concerned. Both cash and non-cash items such as depreciation are taken into consideration. All capital expenditure and income are excluded. Only current year income and expenditure are considered. इसमें मेन सोर्स क्या है भाई इनकी इनकम की? These are subscription, ऑर्डिनरी डोनेशन, मेंबरशिप फीस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से सोर्स हैं. एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, मेडिसिन एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन. वो हॉस्पिटल जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बेची हुई चीज है. स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे बता रहा है. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए. एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स विल बी कैपिटलाइज्ड दो द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज किया जाएगा. बाकी अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है तो वो कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे. अब आइए नेक्स्ट. फिर यहाँ पे इन्होंने कह दिया है डिफरेंस बिटवीन, distinction between receipt and payment account and income and expenditure account. ये आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं. ये तो हम आपको आगे बताएंगे, अभी इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. अब आइए आपको थोड़ा सा अब हम ट्रीटमेंट बताएं कुछ, क्योंकि आगे उसी की क्वेश्चन है. देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या है भाई? ये इनकम का सोर्स है. रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी आपको मिला है. ठीक. उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर. जो ईयर का एंड वाला होगा उसको हम ऐड कर देंगे, लेस करेंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. देखो बेटा इसको पहले समझो. बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी कि साल के शुरुआत में जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया. ओपनिंग यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग. 2019 का 31 मार्च 2019 का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 1 अप्रैल 2020 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग. और आपने 1 अप्रैल मतलब 2020 में रिसीव भी किया है
सब्सक्रिप्शन मान लीजिए सपोज कुछ, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग था वो हो सकता है एडजस्ट हो गया हो, तो अब यहाँ पे इनका आउटस्टैंडिंग बचेगा, तो वो जो आउटस्टैंडिंग होगा कब का होगा, 31 मार्च 2019, सॉरी 1 अप्रैल 2019, हाँ 2020। क्लियर। तो बिगिनिंग को हमेशा लेस करेंगे, क्योंकि हमें बताया ना कि करंट ईयर का चाहिए हमें, पिछले और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह नहीं कि सब कुछ एडजस्ट कर लो। तो बिगिनिंग को हम लेस करेंगे और एंड को ऐड कर देंगे। एडवांस के साथ क्या होगा भाई, एडवांस एट द बिगिनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी कि पिछले साल का जो एडवांस, जैसे 2019 में जो एडवांस रहा होगा वो कब का एडवांस रहा होगा, 2020 का। तो जो 2020 का जो एडवांस रहेगा वो कब का रहा होगा, 2021 का। यानी कि 2020 का अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 2020 का एडवांस तो नहीं है ना वो, समझो पहले आप। बता रहा हूं मैं, देखो हम ये खड़े हैं 2020 पे। अब जो ओपनिंग एडवांस होगा, यानी कि 2019 का जो क्लोजिंग होगा वो 2020 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो 2019 में जो एडवांस क्लोजिंग, यानी कि 2019 में जो एडवांस रहा होगा वो किस साल के लिए रिलेट कर रहा होगा। जैसे मैं 2019 में तुम्हें पैसा दे दूं, ये लो 1 लाख रुपए, अब 2020 में मेरे से मत मांगना, तो इसका मतलब है कि जो 2019 में मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ वो कब के एडजस्टमेंट के लिए दे रहा हूँ, 2020 के लिए ना। तो जो अब 2020 का मैं जो दे रहा हूँ, ये लो 1 लाख रुपए, 21 में मत मांगना, तो कब के लिए मैं दे रहा था, 21 के। तो 21 के लिए जो दे रहा हूँ, यानी कि एट द एंड ऑफ द एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को प्लस करेंगे और एडवांस एट द एंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है। ठीक। अब जो वैल्यू आएगी वो है सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए जो चार्ज होना है। क्लियर है। अब आइए सीधा क्वेश्चन पे जिसके बारे में वो बात कर रहे थे भाई साहब। चलिए देखिए क्या कह रहे थे, कह रहे थे देखिए, during 2016 subscription received in cash is 42,000, it include 1,600 for 2015, okay, and 600 for 2017. Also 3,000 has to be received for 2016. फिर से समझिए, देखिए कह रहा है ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, आपने कितना रिसीव किया है, 42,000, 1,600 फॉर 2015, यानी कि 1,600 रुपए आपने रिसीव कर लिया है, जो कि रिलेट कर रहा था कब का, 2015 का। ठीक है। एंड 600 फॉर 2017, और एडवांस आपने रिसीव, क्योंकि आप हैं कब के, 2016 में, तो 2017 का जो रिसीव करेंगे वो क्या कहलाएगा, एडवांस। और 2015 का जो रिसीव किया आपने वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016, अभी भी 3,000 रुपए रिसीव करना बाकी है फॉर 2016 का नहीं मिला। बाकी है का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। कब का है, 2016 का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,600, जो कि रिसीव हो गया है। और क्या कह रहा है भाई, ये एडवांस 600 एट द एंड ऑफ द ईयर लेस होगा 45 में से 2,200 लेस कर दीजिए, 42,800। ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि आप एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अकाउंट बना लीजिए। देखिए हम बनाने का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अकाउंट बना दे रहे हैं, लेकिन
ऐसा अलग अलग नहीं पूछता है, लेकिन अब यहाँ पे कहा है तो हम आपको बता देना है। अब सीएमए वाले सोच रहे हैं कि सर आप सीए के साथ, बिल्कुल नहीं, सीए और सीएमए सब एक ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट बदल नहीं जाएगा एनपीओ का। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर इनकम क्या आउटस्टैंडिंग हो तब क्या, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम और इनकम क्या आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होगी, असेट। फिर भी बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय कैश, ब्रैकेट में आप लिख दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहे हैं, मैं भावनाओं में गया, मुझे लगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक 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 ठीक, आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना। ओके, टू बैलेंस बीडी, कितना आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में था, तो पता चला 1600। देखिए $1600 था ना। ओके, बाय सब्सक्रिप्शन 1600 यहां दिखा दिया, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना था 3000 टू सब्सक्रिप्शन 3000 यहां दिखा दिया, टोटल कितना हो गया 4600 और यहाँ पे कितना हो गया 4600, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3000। ये क्वेश्चन में जो कहा था मैंने वही किया, मैंने कुछ अपने से नहीं उतार दिया यहाँ पे, नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि सर कुछ अपने से किया। अब आइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे, यही मेन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है बार बार, मतलब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट अलग और आउटस्टैंडिंग अकाउंट अलग नहीं बनता है। चलिए ओके, आई टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी नहीं था, छोड़ दो सर, क्यों अभी बताएंगे बेटा। टू बैलेंस सीडी बाय कैश 42,000, 1600, 3000, 45,000, 600 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 42,800। सर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ बेटा, अभी बता रहा हूं। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है, बकाया है, यानी कि लोगों से भी आपको पैसा लेना है तो आपके लिए फायदा है ना, उधार है आपका तो वो आपका एसेट हुआ ना। तो आउट और एसेट हमेशा किस साइड में होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस 1600, तो ये आउटस्टैंडिंग का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। एडवांस लायबिलिटी सर पे चढ़ी हुई कि अगले साल का ये इसी बार मिल गया, अगले साल एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्रेडिट साइड में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, छोड़ दो।
और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 600। आपने टोटल किया 45,000, इधर भी टोटल किया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है 42,800 और इसी को हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और हमने एक सिंपल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपको बताया था, ये देखिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बताया था उसमें भी 42,800 आ रहा है। क्लियर है? ये देखो एकदम क्लियर रखना, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक? फोटो खींचकर स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत व्हाट्सएप कर देना। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है भाई? सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2016, कितना पे किया है 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी अनपेड on 31st March 2015 1400, prepaid और unpaid 2016 1800, फिर उसके बाद प्रीपेड 2015 1600, ओके 23,000 plus 1400, sorry 23,000 minus 1400 plus 1800 plus 400 minus 600, 23,200। सर नहीं क्लियर हुआ? पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये 2019 दिसंबर में पूछा गया है सीएमए इंटर में। पहली चीज तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब आगे की चीज मैं बताता हूं। अब समझिए आप यहां पे सैलरी पेड कितना पे किया है 23,000। मैंने आपको बताया एक नियम, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस करेंगे, एडवांस या प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे और एडवांस या प्रीपेड एट द एंड लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनपेड, अनपेड को हम आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, 2015 का है यानी कि 31 मार्च 2015, तो 1 अप्रैल 2016 हो जाएगा। तो ये बिगिनिंग हो गया 1400, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 1400। फिर आप अनपेड ढूंढिए तो ये रहा अनपेड, कब का है 2016 का, तो ये एट द एंड हो गया 1800 प्लस करिए प्रीपेड 2015 का यानी बिगिनिंग 400 प्लस करिए और 600 माइनस। एकदम कॉन्सेप्ट पे चलिए, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है 18 जो आपको अच्छे नंबर भी दिला सके। 23,200 आ रहा है, जो कि जिसको आपको रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना आपको चार्ज करना है। ये देखिए 23,200। सर अकाउंट के शेप में बता दीजिए। ठीक है बेटा, हम अकाउंट के फॉर्मेट में बता देते हैं। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होगी ना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो बाई बैलेंस बीडी या बाई सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1400 ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला किधर गया 1800, ये इधर आ गया। ओपनिंग वाला एडवांस या प्रीपेड यहाँ पे एसेट है, ये आ गया डेबिट में, और यहाँ पे किधर आ गया क्रेडिट में। फिर उसके बाद टू कैश जो आपने पेमेंट किया था 23,000 टोटल किया, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 23,200। सब्सक्रिप्शन इनकम था, सैलरी एक्सपेंस है, या ये वाला ट्रीटमेंट सेम होगा, बस फर्क चेंज हो जाएगा कहां पे अकाउंट में। वहां पे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एसेट है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लायबिलिटी और इनकम के केस में एसेट है, याद रखिएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैं आपको सिर्फ इतनी सी, देखिए एनपीओ का ज्यादातर, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि एनपीओ के ज्यादातर थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उसका बेहतर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको थ्योरी कुछ कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। अब मैं बैलेंस शीट की बात आपको बताऊं, बैलेंस शीट यहाँ पे दो बनती है,
एक तो बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको कैपिटल की वैल्यू पता चल जाती है। जैसे सर ओपनिंग बैलेंस शीट किस प्रीवियस ईयर के डेटा के बिहाफ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, और एक बनती है फाइनल बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट फाइनल बैलेंस शीट बना लेंगे। सर अगर कोई नई नई फर्म ओपन हुई है तो बेटा उसका ओपनिंग बैलेंस शीट बनना पॉसिबल है ही नहीं है। फाइनल बैलेंस शीट सिर्फ एक सिंगल बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा मेरे इस पॉइंट को। अब आइए नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम। कुछ स्पेशल आइटम का ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, जिसमें हम आते हैं सबसे पहला जो स्पेशल आइटम है वो है डोनेशन। सर ये डोनेशन को हम क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल ट्रीट करेंगे या रेवेन्यू, यही कंफ्यूजन होता है। बेटा याद रखना, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है, डोनेशन स्पेसिफिक है, हाँ मैं दिखा दे रहा हूं, स्पेसिफिक है तो इसको आप चार्ज करेंगे कैपिटल में। नॉर्मल है, स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल है, अमाउंट स्मॉल है तो रेवेन्यू में चार्ज कर लीजिएगा, नीचे नोट दे दीजिएगा। और अगर अमाउंट लार्ज है तब आप उसको बैलेंस शीट में चार्ज दिखा दीजिएगा। सर ये स्पेशल नहीं समझ में आया कि स्पेशल क्या चीज है। बेटा जैसे क्वेश्चन में दिया है डोनेशन पेड फॉर स्टेडियम बिल्डिंग, डोनेशन पेड फॉर स्कूल बिल्डिंग, डोनेशन पेड फॉर ऑडिटोरियम। तो जो आप डोनेशन पे कर रहे हो ये स्पेसिफिक पर्पस है ना, फॉर द ऑडिटोरियम, फॉर द स्कूल बिल्डिंग, फॉर द स्टेडियम बिल्डिंग। तो ये जो आपका हो रहा है ये स्पेसिफिक है, तो ये आपका लायबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया है उसी पर्पस में वो खर्च होगा। फिर उसके बाद जर्नल डोनेशन, मतलब जिसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिंपल डोनेशन लिखा हुआ है। अब आपको वहां पे अमाउंट एनालाइज करनी पड़ेगी कि अमाउंट छोटी है या बड़ी है। अमाउंट अगर स्मॉल है तो आप उसको रेवेन्यू में चार्ज करिए, अमाउंट अगर लार्ज है तब आप उसको बैलेंस शीट में चार्ज कीजिए, और उसमें भी नीचे आप नोट दे दीजिएगा कि आप अमाउंट मतलब किस क्या कैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। Such fees which are payable by a member on admission to a club or society are normally considered capital receipt and credited to capital fund. This is because these do not give rise to any special obligation toward the member who is entitled same privilege as other who have paid the annual subscription. Nevertheless, where the amount is small, mean to cover expense concerning admission on the rule of society provided that such fees could be treated as income of the society, these amount may be included in the income and expenditure account. The treatment depend upon the requirement of question. If question is silent, then always take it to be capital. अगर silent है तो हमेशा याद रखिएगा कि entrance फीस और एडमिशन फीस को कैपिटल ट्रीट कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट और भी कुछ चीजें हैं, स्पेशल आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम इन एनपीओ। डोनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक है तो आप कहाँ पे ट्रीट करेंगे, जनरल डोनेशन है, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्मॉल अमाउंट है तो क्या करना है, लार्ज अमाउंट है तो क्या करना, एंट्रेंस फीस का बता दिया। अब बात करते हैं लीगेसी। लीगेसी क्या होती है सर, it is an amount received by an organization as per the will of the person after the death of the person. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet by adding to the capital fund. कभी कभी मेरे घर वाले जब मेरे से गुस्सा आ जाते थे तो कहते थे कि मैं अपने मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति मस्जिद में दे दूंगा। मैं तो डरना, मैं अरे यार एक तो वैसे भी नाम मात्र की संपत्ति जो बची वो भी मस्जिद में चली जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगी, तो मैं थोड़ा सा शैतानी करना कम कर देता था। दैट इज द लीगेसी। लाइफ मेंबरशिप फीस, इट शुड बी कैपिटलाइज, क्योंकि यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया, और शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट द क्वेश्चन गिव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे क्वेश्चन ने कहा है उस हिसाब से करना पड़ेगा। endowment fund donation, it is a donation received and only income from that donation is to be used to certain specific purpose. In such case income relating to special funds should be added to the these fund on the liability side of the balance sheet. मतलब जो डोनेशन का पैसा मिला
मान लीजिए आपको डोनेशन का पैसा मिला फॉर द स्कूल बिल्डिंग, आपका कुछ ऐसा माहौल हो गया कि आपको समय लग रहा था या और पैसे की रिक्वायरमेंट थी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो आपने क्या किया, उसका किसी और यूज में तो ला नहीं सकते क्योंकि वो डोनेशन आपको किस लिए मिला था, फॉर द स्कूल बिल्डिंग। तो आपने उस डोनेशन के अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, वहां से जो पैसा आया वो उस डोनेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसको आप इनकम में नहीं चार्ज कर सकते, और वो पैसा उसी पर्पज में लगेगा जिस पर्पज में डोनेशन दिया गया था। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, ओल्ड फिक्स्ड एसेट से बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स तो कम हो जाएंगे लेकिन उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करेंगे। ऑनरेरियम, इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय, तो ये भी आपका एनपीओ उसमें ही जाएगा, रेवेन्यू सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे तब हम बताएंगे कि कैसे बैलेंस शीट बनानी है। अब हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब कल हम आपको जो क्लास लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लास हमारी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं अभी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ जहां से आपको ये नोट्स या जो भी है मॉड्यूल वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिएगा।